नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज आज खास है, आज की रात खास है। आपकी आवाज में आज बात एमपी की सियासत में इस कयामत की रात की। 8 महीने से जिस सुबह का इंतजार था उस सुबह से पहले की यह रात है। यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। बस इसी रात की तो कहानी ये सारी है। यह रात इतनी आसानी से कटने वाली नहीं है। उनके दिल का आलम पूछिए जिनकी किस्मत का फैसला चंद घंटों के बाद आने वाला है। बस एक रात का फासला है और फिर पता चलेगा इस्तीफा देने वाले विधायक फिर जनता के दिल में जगह बना पाए हैं या फिर इस बार जनता ने नए समीकरण बनाए हैं। 28 सीटों की जंग में क्या देखने को नहीं मिला? बदजुबानी, आरोप प्रत्यारोप, वफा बेवफाई, शिकवा गिला। अब सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जनता से किए जो वादे उसका हिसाब मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार है। हम महा कवरेज लेकर तैयार हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और आज की रिपोर्ट भी बड़ी खास है। एमपी की सियासत में यह कयामत की रात है और जब इस रात की सुबह होगी तो 8 महीने से बरकरार उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो तय करेगा कि एमपी की सत्ता किसके हाथों में रहेगी। क्या कमलनाथ एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे या फिर शिवराज का राज बरकरार रहेगा? आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। याद कीजिए, फरवरी का महीना था। धीरे धीरे जाती हुई ठंड एमपी के सियासी पारे को खौला रही थी। अचानक एक रात कांग्रेस और सहयोगी दलों के कई विधायक दिल्ली पहुंच गए और इसके बाद एक एक करके कांग्रेस के कुल 22 विधायक बेंगलुरु पहुंच गए। ये सभी विधायक या तो सिंधिया के समर्थक थे या फिर कमलनाथ सरकार में मंत्री न बन पाने की वजह से नाराज थे। कई दिन के सियासी ड्रामे के बाद सभी 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ऐन होली वाले दिन सिंधिया ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली और फिर सारे पैतरे फेल और ना उम्मीद होने के बाद 20 मार्च को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 15 महीने की सरकार गिर चुकी थी। 3 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार एमपी के सीएम के तौर पर शपथ ले ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। इसी दौरान कोरोना का कहर पूरे देश में बरपने लगा था। एमपी में भी मामले सामने आने लगे थे और फिर इंतजार होने लगा 24 सीटों पर उपचुनाव का। 22 सीट के अलावा 2 सीटों आगर और जौरा में विधायकों के निधन के बाद पहले ही उपचुनाव प्रस्तावित थे। मगर बीजेपी की सियासी चाल यहीं खत्म नहीं हुई। एक एक कर 3 विधानसभा सीटों मंधाता, बड़ा मलहरा और नेपानगर के कांग्रेस विधायकों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। ब्यावरा के कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया और कुल 28 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। मगर मतदान से पहले सियासत ने एमपी का किला हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर पूरी जान लड़ा रहे थे तो दूसरी तरफ कमलनाथ अकेले मुकाबला करते रहे। दिग्विजय सिंह इस प्रचार में खुलकर सामने नहीं आए। इस चुनाव में सियासत ने ऐसी जुबान का इस्तेमाल किया जो आज तक एमपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। नालायक से लेकर आइटम तक, जान से मार देने की धमकी से लेकर लुच्चा लफंगा और शराबी कबाड़ी तक क्या क्या नहीं कहा गया। विजन से ज्यादा भारी आरोप पत्र रहे। हर सीट के लिए अलग वचन पत्र भी जनता ने पढ़ा। तुलना 15 सालों की सरकार से 15 महीने की सरकार की जाती रही। बीजेपी जहां कांग्रेस को वादा खिलाफ बताती रही तो कांग्रेस इसे बिकाऊ और टिकाऊ की जंग बताती रही। कुल मिलाकर असल मुद्दे तस्वीर से गायब रहे। बस आरोप लगाए गए, बदजुबानी हुई और अब बारी जनता के फैसले की है। यही फैसला तय करेगा एमपी में कौन सरकार बनाएगा। सवाल ये भी है, क्या जितने आसान समीकरण दिख रहे हैं उतने होंगे भी? और सवाल ये, कहीं ऐसा तो नहीं जो कुछ एमपी में फरवरी में हुआ वैसा कुछ होने का इंतजार नवंबर भी कर रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एमपी की सियासत में ठंड बर्दाश्त नहीं होती। वो जाती हुई ठंड थी, ये आती हुई ठंड है। जाती हुई ठंड में जमकर बवाल हुआ था। आती हुई ठंड में सवाल का जवाब मिलने वाला है कि एमपी की सरकार किसके हाथों में रहेगी, कौन सरकार बनाएगा। आज क्योंकि मुद्दा बड़ा है, रिपोर्ट भी खास थी, ये महा कवरेज भी खास है
और मौका भी खास है। हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सीनियर लीडर, विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश देवेकर जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले हमने अपने रिपोर्ट में एक फ्लैशबैक दिखा दिया। फरवरी मार्च से लेकर अब तक मध्य प्रदेश की सियासत में क्या हुआ हमने आपको बताया कि इस उपचुनाव में क्या क्या देखने को मिला, वो भी जो आज तक कभी देखने को नहीं मिला, और वो जो दिखना चाहिए था वो देखने को मिला ही नहीं। नैतिकता, शुचिता की हम बात कर रहे हैं, और बदजुबानी, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, सांप बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, कौवा, क्या नहीं मिला इस चुनाव में देखने को। बड़ा ऐतिहासिक चुनाव रहा। खैर, वो सारा एपिसोड खत्म हो गया है। और एक सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसका जवाब तो आपको मिल गया, आपने थिएटर में जाकर देख लिया। उससे भी बड़ा सवाल है कि 10 नवंबर को एमपी में क्या होने वाला है, तो उसका जवाब आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मिलेगा। अभी से हमारे साथ जुड़िए और सुबह 6 बजे से महा कवरेज जारी है। अब जरा मेहमानों के पास चलते हैं। आज 1 घंटे का वक्त है, जमकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब, आपने टोपी भी पहनी है, सदरी भी पहनी है, ठंड का मौसम है। सर, वो जाती हुई ठंड थी, ये आती हुई ठंड है। आपसे मेरा सीधा सवाल है सर, क्या हाल है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? देखिए, जाती हुई ठंड जो है तकलीफ देह थी, लेकिन आती हुई ठंड जो है आरामदेह होगी मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों ने जो तकलीफ को भोगा है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को खत्म करने की व्यवस्था की गई थी, प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया गया, और बकाया बातें बहुत हो चुकी हैं, उस पर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा गहराई से जानने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने वो देखा जो शायद कभी देखना नहीं चाहिए था, और उससे मध्य प्रदेश की छवि को बड़ा धब्बा लगा। उस छवि को ठीक करने का एक वक्त लोगों को मिला है, और उस वक्त को मैं समझता हूँ लोगों ने ठीक से लिया है, और अपनी तरफ से ये तय किया है कि अब की बार वो गलती हमें नहीं करना जो हमारे चुने हुए लोगों ने अपने मतों को बेचने की थी। अब की बार हमें मध्य प्रदेश में ऐसा निर्णय करना है ताकि हिंदुस्तान के लोग देखें कि भले ही हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए गलती करते हों, लेकिन मध्य प्रदेश का मतदाता गलती नहीं करेगा। हालांकि आप सबने ये भी देखा कि जिस तरीके से प्रशासन का और तबीयत से दुरुपयोग हुआ है, उसके बावजूद भी आम पब्लिक का जोश कम नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला कल मध्य प्रदेश के लिए खुशियां लेके आएगा, आम जनता जनार्दन के लिए खुशियां लेके आएगा, हम सब के लिए खुशियां लेके आएगा, और लोकतंत्र को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश के लोगों की होगी। राठौर साहब, अभी तबीयत, मिजाज, अंदाज, वार पलटवार, इस पर बात करेंगे। अभी तो मैं ऊपर से जरा निकल रहा हूं, अभी दूसरे राउंड में आऊंगा तो फिर गहरी बात करेंगे। सिसोदिया साहब आपके पास आ रहा हूं। और सिसोदिया साहब, वो जाती हुई ठंड थी, लोग कम कपड़े पहने, समझ में आता, ये तो आती हुई ठंड है। आपने जोश में कपड़े कुछ कम पहन रखे हैं सर, एक शर्ट में ही है आप, तो ये क्या जीत का जुनून है, उम्मीद है, जोश है, क्या है ये? और साथ में एक सवाल, सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, तो आज नींद तो नहीं आने वाली सर? देखिए आसिफ भाई, आती हुई ठंड अभी है और जाती हुई ठंड मार्च में हमने देखी थी, और आप देखेंगे जो ठंड जाने वाली थी, उस ठंड में कांग्रेस की हवाई उड़ गई, और कांग्रेस का ये मानो कि कांग्रेस बुरी तरह से आज भी कपकपा रही है, उनकी ठंड नहीं उड़ी है। आज भी कांग्रेस की जो हालत और जो दुर्दशा है, और जहां तक आपने हमारी ड्रेस कोड को लेकर देखा है, हम कंफर्टेबल मेजोरिटी की स्थिति में है। अब भी अगर आती हुई ठंड यदि किसी की ठंड उड़ाएगी तो कांग्रेस की उड़ाएगी। आपकी रिपोर्ट में बहुत गंभीरता से सुन रहा था आसिफ भाई जी, आपने एक बड़े मार्के की बात कही। सिंधिया जी अब इनके पास है नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने फौरी चुनाव प्रचार में हिस्सेदारी करी। या तो कमलनाथ जी को अभी भी दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब घटनाक्रम होली से लेकर के दिवाली आ जाएगी, उस दरमियान अगर आप देखेंगे तो एक बार कमल ने इस बात को स्वीकार किया है, आपने, हमने सबने देखा भी है, सुना है, और आपने सुनाया भी है। उनका दिग्विजय सिंह जी की तरफ भी इशारा था, उन्होंने कह दिया था कि मेरे को भरोसे में रह गया। मतलब कांग्रेस के अंदर ही ठंड लगने का और ठंड उड़ने का ये एपिसोड चल रहा था। सिंधिया जी इनके हाथ से निकल गए, विधायक इनके हाथ से निकल, मंत्री कांग्रेस की पार्टी के हाथ से निकल गए, और दिग्विजय सिंह ने फौरी मेहनत करी। अब आप देख लें, इन सबके बाद भी
अगर कांग्रेस बार बार कह रही कि जनमत हमारे पक्ष में है, जनता हमारे पक्ष में है, हम स्पष्ट मेजोरिटी में आ जाएंगे, 28 में से 28 जीत रहे हैं, तो मैं आसिफ भाई जानना चाहूंगा कि फिर अधिकारियों को पर दोषारोपण क्यों किया जाना प्रारंभ हो गया है? मतदान के ठीक 1 घंटे बाद दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट क्यों कर दिया? नहीं सिसोदिया साहब, मैं आपसे भी यही कह रहा हूं सर माफ कीजिए, ये तो अंदर की बातें, गहरी बातें भी हम बहुत करेंगे, 1 घंटे का वक्त है आज हमारे पास। मैं तो आपसे सवाल जो सीधा पूछ रहा हूं वो ये कि कुछ बात हुई मेरी मंदसौर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से, उसमें कुछ आपके समर्थक भी थे, तो उनका कहना यह था कि हमें तो इसलिए नींद नहीं आ रही है कि अगर सुवासरा से कल डंग जीत गए तो अच्छी बात है, पार्टी के नेता है, मंत्री बने रहेंगे, अगर नहीं जीते तो सिसोदिया भैया हमारे मंत्री बन जाएंगे। देखिए आसिफ भाई, मैंने कभी भी मंत्री परिषद में आने को लेकर के या मेरे खुद के टिकट को लेकर के मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर छोड़ा है। मैंने कभी अपने ऊपर लेकर के नहीं ओढ़ा है कि ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या नफा, मेरा क्या नुकसान है। मैं पहले भी आपका कार्यकर्ताओं के दिल की बात भी कुछ होती है कि नहीं होती है यशपाल जी? देखिए कार्यकर्ताओं के दिल की बात आपने सुनी, मेरे को तो ऐसा किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा कि अगर डंग जीत जाएंगे तो विधायक जी, सिसोदिया जी आपका क्या होगा। कहा भी था, आप दूसरी बताएंगे यशपाल जी। नहीं मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, मैंने तो 10-12 साल पत्रकारिता भी करी है। जी, मेरे खानदान, मेरे परिवार ने जनसंघ की राजनीति भी करी है, इसलिए मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। जहां तक जनता का और जनमत का है आसिफ भाई, वास्तव में ईवीएम मशीन में कैद है। कल सुबह 8 बजे से जब ओपन होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो बनाने की ओर अग्रसर है, और भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिलने वाला है वो वास्तव में इस 7.5 करोड़ जनता की तस्वीर और तकदीर बदलेगा। ठीक, मैं इस पर अभी अंदर विश्लेषण, बाल की खाल और जो भी आप कहिए उस पर आता हूं मैं आपके पास यशपाल जी, अभी तो बहुत से सवाल पूछने बाकी हैं। हरीश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, मार्च का वो महीना और अब नवंबर का ये महीना, इतने सारे सवाल, क्या इस्तीफा देना जायज था, क्या सिंधिया का बीजेपी के साथ जाना जायज था, क्या दिग्विजय का पर्दे के पीछे से समर्थन जायज था, क्या कमलनाथ अकेले नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले रहे, वो जनता को भाया, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया वो जनता को भाया, बिकाऊ टिकाऊ का दावा कितना दमदार जनता को लगा, असल मुद्दों से अलग बदजुबानी जो हुई वो जनता को कितनी रास आई। ये इतने सारे सवाल थे और अब बस चंद घंटों का इंतजार है, सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ से बिल्कुल सही कहा, अब सवालों का जवाब मिलने का समय आ गया है और जो रात है वाकई भारी है। और पहले मैं बताना चाहूंगा यशपाल सिसोदिया जी की जो सर्दी नहीं लग रही, जो आपने नब्ज से पकड़ी थी, सही बात है। अब उनकी बेसब्री है कि मंत्री बनने का समय आ गया, ऐसा शायद वो महसूस कर रहे हैं। और आपने तो कार्यकर्ताओं के हवाले से कहा, मैं सीधा तौर पे बोल रहा हूं कि वो इसलिए बेचैन है और सर्दी नहीं लग रही। जब अंदर से खुशी होती है तो गर्माहट आ ही जाती है। और यहां तक बात करें हल्के मूड में कि दूसरा मैं कहना चाहूंगा, मरहूम शायर रायत इंदौरी साहब हैं, उन्होंने एक शायरी कही थी, कांग्रेसियों के लिए लागू होती है, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोदकर फराद हो गए। फराद एक उर्दू वर्ड है, यानी खुश हो गए। तो कांग्रेस का मतलब कुछ तरह का जुमला चल रहा है कि वो लड़ते रहे सत्ता में और कुछ लोगों ने गीली जमीन खोद के खुशी पाली और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। बहरहाल अब कल का सवेरा, कल का सूरज किसके लिए खुशियां लाएगा, किसके लिए फराद लाएगा, वो देखने वाला होगा। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं कि मुद्दों को लेकर पूरे चुनाव में एक चीज देखने को मिली कि एक स्टार्टअप लेने की कोशिश की दोनों दलों ने, और स्टार्टअप लेने के लिए जो निचले स्तर की बयानबाजी उसको मुद्दा बनाने की, भूखे नंगे किसी ने कहा तो उसको मुद्दा बनाने की कोशिश, जब देखा मुद्दा नहीं बना फिर इंतजार किया गया, फिर इमरती आइटम आ गया तो उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुत्ता बोल दिया तो कांग्रेस ने उसको कुत्ता का मुद्दा, मतलब पूरा चुनाव मुद्दों से भटका रहा। और मजेदार बात आसिफ ये देखने को आई कि जनता ने दोनों पार्टियों के मुद्दे जो खड़े की उसको कहीं भी लिफ्ट नहीं दी, जिसे कहा जाए, किसी मुद्दे को पकड़ा ही नहीं। दोनों दलों ने प्रयास किया कि बदजुबानी को मुद्दा बनाया जाए, लेकिन जनता ने कहीं किसी तरह की रुख नहीं दिखाया, ना उत्साह दिखाया जिससे किसी को फायदा मिल सके उस मुद्दों का। ये पार्टी की चिंता की बात है, जनता कहीं कुछ और ही सोच रही, ऐसा लग रहा है। जनता क्या सोच रही अब ये दोनों दल अपने तय करेंगे और कल ईवीएम बताएगी। क्या नोटा इस बार ज्यादा दिखेगा, ये भी एक बड़ा सवाल। हमने क्षेत्रों में बात की तो निकल के सामने आया कि जो प्रत्याशी थे जो गए,
क्या उनको जनता पसंद करेगी, या जो 15 महीने जो सरकार मेरे क्षेत्र में काम किया क्या उनकी लोकप्रियता के आधार वोट डालेगी, या फिर दोनों दलों के जो राजनीति का खेल चला जनता उससे दुखी है। ये वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन वोट परसेंटेज नोटा में कितना गया ये भी देखने को होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हमें कई बात चौंकाने की मिल रही है। अब ये बात तो कल ईवीएम खुलने के बाद सामने आएगी कि कहां पता लगेगा, रुक जा रहा है और किधर लहर बह रही है। क्योंकि आता हूं सर मैं आपके पास, राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब देखिए, आपके साथ जो प्लस पॉइंट थे इस चुनाव में, एक तो ये था कि आखिरी सरकार आपकी थी, तो आप बता सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किया। हालांकि उसके बाद में शिवराज सरकार भी 7 महीने की हो गई। आपके साथ प्लस पॉइंट ये था कि एक सिंपैथी फैक्टर आपको स्वाभाविक तौर पर मिलना था, क्योंकि आपके विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी। आपके साथ प्लस पॉइंट ये था कि अब आप ये बार बार प्रोजेक्ट कर रहे थे कि चूंकि अब सिंधिया नहीं है, उनके जितने समर्थक थे वो चले गए, अब पार्टी पूर्ण तौर पर शुद्ध है। और इत्तेफाक की बात यह, जब जब आप ये बयान देते रहे कि ये शुद्ध कांग्रेस है, तभी कोई ना कोई इस्तीफा हो गया। आखिरी इस्तीफा दमोह से हुआ, वो भी हाल ही में हुआ। ये कुछ प्लस पॉइंट आपके लिए लगे, लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था वो ये कि आपको सरकार बनाने के लिए जो मैंडेट चाहिए, जो आपको नंबर चाहिए, दरअसल जनता को उसी में संशय रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मौजूदा सरकार के रहते, बीजेपी सरकार के रहते आपको 28 में से 28 सीटें मिल जाएं। जी निश्चित रूप से आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। राठौर साहब सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है? नहीं, अभी लास्ट का सेंटेंस नहीं सुन पाया मैं। 28 की 28 सीटें मिल जाए कैसे संभव है? हाँ, इसके बाद नहीं सुन पाया मैं। कोई बात नहीं सर, यही सवाल था, आप इसी का जवाब दे दीजिए। देखिए, पहले तो मैं यशपाल जी के लिए कहूंगा, हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए जो है वो ज्यादा चिंता न करें, जैकेट वैकेट पहन लें, क्योंकि जाती हुई और आती हुई ठंड यही नुकसान कर जाती है कई बार। और स्वाभाविक है, इन्हें नींद कैसे आएगी? इनके तो दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर पार्टी हारती है तो इनकी चिंता का विषय है, जीतती है तो मंत्री तो एक ही बनेगा और डंग बना हुआ है। ये 4 बार के विधायक हो गए हैं, इतने सीनियर हैं, लेकिन इनका नंबर तो अभी तक लगा नहीं, जबकि इनको पहले पिछले साल बन जाना चाहिए था। खैर, वो इनके पार्टी का मामला है, लेकिन इतना मैं सलाह दूंगा कि सर्दी बचाने के लिए जैकेट पहन लें तो ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई प्रचार नहीं कर रहा था, दिग्विजय सिंह जी के बारे में शक था, तो ये तो शक था क्या था वो अलग विषय है। पहले आप अपनी चिंता तो करो। माँ भारती जी कह रहे हैं जहां से मेरी मर्जी है वहां से मैं चुनाव लड़ूंगी। कई बार वो सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ कहते हैं, सिंधिया जी कुछ कहते हैं और शिवराज जी कुछ कहते हैं। तो ये जो 4, 5, 6 इकट्ठे हो गए हैं, इनके झगड़े पहले ठीक हो जाएं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये बात सही है कि नहीं, ये जो 4-5 इकट्ठे हो गए तो ये इनका प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव है? कमलनाथ अकेले जूझ रहे थे जिस मोर्चे पर, वहां जिस सीट पे सबसे ज्यादा, जिस चंबल में सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां वीडी शर्मा, वहां नरेंद्र सिंह तोमर, वहां पर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कौन सा बड़ा चेहरा नहीं था वहां? देखिए आसिफ जी, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि जिससे मन की बात पता लग जाए। अगर वो थर्मामीटर होता तो पहले तो हम अपने भाई के ही उसमें डालते मुंह में कि ये थर्मामीटर देने नहीं सर, ऐसा कोई थर्मामीटर होता तो पहले आप सिंधिया जी को चेक करते, उनके समर्थकों को चेक करते, भाई को तो थर्मामीटर बाद में लगाते, आज ये नौबत ही ना आती। खैर, मैं राठौर साहब इस पर लौट रहा हूं आपके पास। 28 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में एक सीट मरवाही की महाजंग के भी नतीजा कल ही आना है। मैं आप मेहमानों के पास आता हूं। इस वक्त रायपुर सीधा चल रहे हैं, जहां सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जाहिर बात है बस कुछ देर का इंतजार, और मरवाही का महारथी कौन बनेगा, के ध्रुव रहेंगे, गंभीर सिंह बनेंगे, यह कल तय हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जोगी के परिवार का यह गढ़ अब किसका नया गढ़ होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब कल मिलेगा। देखिए, और इसी का जवाब कि आखिर ये गढ़ जो अजीत जोगी को लगातार प्यार और शुमार देता रहा है, लगातार अजीत जोगी को बुलंदियों पे पहुंचाने में यहाँ के जो वोटर है उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है, उनका कहीं ना कहीं प्यार दुला रहा है। इस बार वो वोटर किधर मूव किया है, ये सबसे बड़ा फैक्टर आसिफ इस बार मरवाही जीत में बीजेपी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए साबित होने वाला है। हालांकि दावे अपने अपने जरूर हैं,
कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी के सीट पे विधायक चुनते आते थे वहां पे। हाँ, ये जरूर है कि पिछली दफा उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के टिकट पे चुनाव लड़ा था और वो भारी मतों से जीते थे, लेकिन इस बात को कांग्रेस जो है वो नहीं मान रही। कांग्रेस का कहना है कि वहां पे वोटर कांग्रेस का ही रहा है। हाँ, अजीत जोगी के प्रति जो प्यार रहा है वो प्यार अजीत जोगी दिवंगत हुए उसके बाद अमित जोगी के साथ नहीं जुड़ने वाला था। अमित जोगी मैदान में भी नहीं रहे और ऐसे में अमित जोगी के कहने के बावजूद बीजेपी को उस वोटर ने वोट नहीं दिया होगा जो अजीत जोगी से प्यार किया करता था। वहीं बीजेपी कह रही है कि अमित जोगी ने सपोर्ट किया, तो ऐसे में बीजेपी और ताकतवर हुई और बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में विकास के काम और खासतौर पे मरवाही में नहीं हुए हैं, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी जो उतरी थी मैदान में, तो उस पे लोगों ने, वहां की जनता ने भरोसा जताया है और बीजेपी जीतेगी। लेकिन सबसे बड़ा दिशा और दशा जो तय करने वाला है ये चुनाव, वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी। बिल्कुल, मैं वही सवाल आपसे सत्या पूछ रहा था जिस तरह से हमने कि देखा सत्या 4 विधायकों वाली पार्टी, 2 विधायक बलौदाबाजार और खैरागढ़ के देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा वो समर्थन देते हैं कांग्रेस को, लोरमी और कोंटा के विधायक रेणु जोगी और धर्मजीत सिंह वो जाकर समर्थन देते हैं बीजेपी को। ये अब भूमिका तय होगी कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का आगे अस्तित्व क्या है। और इसके साथ ही सत्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ अमित जोगी इस चुनाव के नतीजे के लिए रुके हुए हैं? इसके बाद कुछ एक्शन उन 2 विधायकों पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो संभावित है कि अमित जोगी जिस तरह से अभी बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया मरवाही में, तो ऐसे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का विलय आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी में हो जाए और ये संभावित है। लेकिन अगर बीजेपी के विधायक वहां से बन जाता है, मतलब बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाता है, तो इस बात की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर बीजेपी का प्रत्याशी हार भी जाता है तो ऐसा नहीं है संभावनाएं खत्म होगी, तब भी संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी बात हुई होगी, जरूर बड़े लेवल पे बात जरूर हुई होगी। यही वजह है कि एन चुनाव के वक्त इस तरह से सपोर्ट बीजेपी को अमित जोगी ने किया। लेकिन देखिए, राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कुछ महीनों में या 1-1.5 साल में ऐसा कोई फैसला अमित जोगी ले सकते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त जो चुनाव का वक्त होगा 2023 में, हो सकता है उससे पहले पार्टी का विलय है, वो हो सकता है उससे पहले ये फैसला हो। लेकिन फिलहाल ये उपचुनाव के लिए जरूर ऐसी कुछ रंगत दिखी, राजनीतिक रंगत। लेकिन अभी इसमें एक समीकरण सत्या ये भी बनता है कि अगर अमित जोगी या ऋचा जोगी खुद को आदिवासी साबित नहीं कर पाते हैं तो कम से कम बीजेपी के सहयोग से वो किसी सामान्य सीट पर चुनाव लड़ पाएंगे और तब उन्हें वहां अपना नाम, अपने परिवार का नाम और बीजेपी के संगठन का साथ मिलेगा। खैर, ये भविष्य के सवाल हैं। मरवाही सीट पर गिनती के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। समीकरण क्या थे हमने सत्या से जानने की कोशिश की। सत्या, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, मरवाही की जंग के बारे में बता रहे थे। और एक बार फिर हम एमपी का रुख करते हैं। हमारे साथ हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, इसके साथ साथ बीजेपी से यशपाल सिंह सिसोदिया साहब और कांग्रेस से बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिसोदिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सिसोदिया साहब, बड़ा गजब है जो कभी कांग्रेस में थे, हालांकि आपने कहा कि देखिए ताकत देखिए, आपने मेरी रिपोर्ट का हवाला दिया और आपने कहा कि आपने खुद बताया कि कमलनाथ अकेले पड़ गए, यहां नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है साहब आपके पास फौज थी। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है, जो कभी कांग्रेस में थे तो श्रीमंत थे, जिनके बिना ग्वालियर चंबल की एक विधायकी छोड़िए पार्षदी का टिकट जिनके बिना फाइनल नहीं होता था, यह उनका सम्मान था। आज आपकी पार्टी में होली पर उन्होंने ज्वाइन किया तो वो कहते थे कि टाइगर अभी जिंदा है, और खुद को टाइगर बताने वाला नेता होली के बाद दिवाली आते आते खुद को कौवा कुत्ता बताने लगा। साहब, ये क्या हालत कर दी आपने? देखिए, एक तो मैं, मेरे बड़े भाई विजेंद्र सिंह जी विराजित हैं मेरे सामने, रॉकेट पहनी हुई, टोपी उपी, ज्यादा ही ठंड लग रही कांग्रेस के लोगों अरे सर, आसिफ भाई, थोड़ा शर्ट से ज्यादा टोपी ओपी आगे बढ़िए सर इससे आप आसिफ भाई, जिनको ज्यादा देखिए ठंड और गर्मी, ये दो ऐसी चीजें आसिफ भाई कि इनको जितनी बार याद करो उतनी बार लगती है। ठंड है, ठंड है, ठंड है तो ठिठुरते चले जाओगे, गर्मी है, गर्मी तो गर्मी लगती चली जाएगी। और कांग्रेस के आसिफ भाई इतनी ठंड लगी हुई है कि उनकी कांग्रेस के लोगों की ठंड उड़ी हुई है। ईवीएम मशीन जहां पेटियां पड़ी हुई है कंट्रोल रूम पर, जहां मतगणना होगी, कांग्रेस के लोग चौकीदारी कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। ये ठंड लग रही है, ठंड उड़ रही है।
कांग्रेस को अपनी स्थिति परिस्थिति दिख रही है। जहां तक आपने श्रीमंत का कहा है, देखिए आसिफ भाई, कौवे वाली बात या कुत्ते वाली बात ये इसलिए सामने आई है कि सिंधिया जी के बारे में जिस प्रकार से कांग्रेस के उन कद्दावर नेताओं ने और कांग्रेस के उन लोगों ने, देखिए सिंहासन जब चला जाता है, सत्ता जब चली जाती है तो कितनी छटपटाहट होती है। सिंधिया जी ने स्वयं ने अपने आप को कौवा या सिंधिया जी ने स्वयं ने अपने आप को कुत्ता नहीं कहा, ये एक्शन का रिएक्शन है आसिफ भाई। और जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब कांग्रेस के लोग कुत्ता या कांग्रेस के लोग कौवा या कांग्रेस के लोग उनको इस प्रकार से नहीं बोलते थे। लेकिन जब कांग्रेस का पूरा के पूरा एक बड़ा तबका 22 विधायकों का, मंत्रियों का, ये जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो आसिफ भाई 1 और 1 11 हो जाते हैं। और जब 1 और 1 11 हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो चिंता का विषय हो गया है आसिफ भाई, क्योंकि कमलनाथ जी अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रह गए हैं, कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष की भूमिका में रह गए हैं, और सिंधिया जी जैसे कद्दावर नेता जिनको लेकर के कांग्रेस ने यह पिछला जो चुनाव था 2018 का, उस चेहरे को लेकर के लड़ा था। और कांग्रेस में सिंधिया जी का जो वजूद और सिंधिया जी का जो चेहरा था वो कोई कमजोर चेहरा नहीं था। मैं फिर कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी फिर सफल हुए अपनी रणनीति में, अपनी राजनीति में, और उन्होंने जिस प्रकार से कमलनाथ जी को फील्ड किया और कहा कि आपको किसी भी स्थिति में सिंधिया जी को तवज्जो नहीं देना है, और अंतोगत्वा जब कमलनाथ जी के सामने 2 टूक बात आई और कमलनाथ जी के मुंह से निकल गया कि उतर जाओ सड़क पर, तब आप देखिए कांग्रेस का बड़ा तबका, कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा सिंधिया जी के पक्ष समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हो जाता है तो सिंधिया जी उसी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रंग में रंग जाते हैं। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। हालांकि देखिए अभी दल तो बदल लिया, दिल कितना बदला पता नहीं, थोड़ा वक्त भी लगता है। इसलिए बड़ी दिलचस्प तस्वीर भी आई थी डबरा में, जब वो इमरती देवी के लिए वोट मांग रहे थे तो गलती से जबान से निकल गया कि पंजे का बटन दबा देना है 3 तारीख को। बाद में कहने लगे कि नहीं, बोरिया बिस्तरा बंद कर देना है पंजे वाला। तो ऐसे कई नेताओं का देखा हमने, जब इतनी तेज दल बदले जाते हैं तो अमूमन इसी तरह की चीजें होती हैं। खैर, मैं लौट रहा हूं सिसोदिया साहब आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, जरा सिंधिया की भूमिका पर ही एक मेरा आपसे सवाल है। सवाल ये, क्या ये बात ठीक नहीं कि जैसे ही सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की तो बीजेपी में उनका भव्य स्वागत हुआ, ये मानते हुए कि एक बहुत बड़ा नेता, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा नेता अपने एक बहुत बड़े समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और उपचुनाव का जब कैंपेन शुरू हुआ तो बताया गया कि ये शिव ज्योति एक्सप्रेस दौड़ेगी। चुनाव के आखिर तक आते आते शिव ज्योति एक्सप्रेस का तो पता नहीं ज्योति कहां रह गई, लेकिन फिर शिव एक्सप्रेस दौड़ने लगी। और तो और जितने चुनाव रथ बीजेपी के दौड़ रहे थे उसमें से फिर वो ज्योति गायब हो गई। और उसके बारे में यह कहा गया कि ये तो पार्टी की परंपरा है, या तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा होता है या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। जबकि पहले यही कहा जा रहा था कि शिवराज और महाराज 2 और 2 8, 2 और 2 16, 2 और 2 64। उसके बाद ज्योति अचानक गायब हो गई। आसिफ, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने जब कहा, जब भाजपा की रणनीति थी और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में आए थे, ना केवल भाजपा, पूरा प्रदेश ये मान के चल रहा था ग्वालियर चंबल से कांग्रेस का सफाया हो गया। और यहां तक कि मीडिया भी, हम लोग भी शामिल थे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक कद्दावर नेता थे ग्वालियर चंबल के, और जिस तरह के फ्रंट लाइनर नेता कांग्रेस के लेके गए थे, कांग्रेस में नेता विहीन हो गई थी ग्वालियर चंबल में। लेकिन ग्वालियर चंबल का पानी जो है बागी और दागी को लेकर काफी आक्रामक रहता है, और वो उसका असर हमें देखने को मिला। क्योंकि चंबल में बागी हुए और बाद में नेताओं में दागी हुए, तो जो असर देखने को मिला वो हम भी आश्चर्यचकित थे कि जो कांग्रेस पहले कभी इतना निकलती नहीं थी, सड़कों पे दिखी, वो कांग्रेस पहली बार कमलनाथ पब्लिक के नेता के रूप में नजर आए। अभी तक कमलनाथ एक पैराशूट नेता मध्य प्रदेश में आए थे और सीएम बन गए थे, उनका भी उन्हें पता नहीं था कि किस जिले में कौन कौन से कार्यकर्ता हैं। छोटे लेवल, बड़े नेताओं को जानते हैं, कौन महामंत्री है, कौन जिला अध्यक्ष है, छोटे लेवल के नेता को। लेकिन जन नेता के रूप में कमलनाथ को भाजपा ने स्टेब्लिश कर दिया इसका पूरे घटनाक्रम के बाद। और सिंधिया का जहां बात करें, आप देखें उठाकर सिंधिया के जो जितने कमेंट्स हैं, मतलब सोशल मीडिया पे सिंधिया कुछ कमेंट्स लिखते थे, उसके सोशल मीडिया 10 के 10 उनके फेवर में आते थे। अब ऐसा नहीं आ रहा, नेगेटिव कमेंट्स बढ़ गए, अचानक सिंधिया के खिलाफ बोलने वाले बढ़ गए। यहां तक कि यही कारण है कि भाजपा को जो शिव ज्योति एक्सप्रेस लेके चल रही थी, बाद में जो भाजपा का इंटरनल सर्वे हुआ उसमें ये निकल के आया, सिंधिया का चेहरा आगे रखा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो भाजपा ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से पार्टी के एक डेकोरम का, प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पहले रथ से फोटो गायब
गायब किया, फिर होर्डिंग से फोटो गायब किया, और धीरे धीरे शिव ज्योति खाली शिव एक्सप्रेस में रह गई, ज्योति को साइड में कर दिया। और वहीं सिंधिया को जब समर्थकों ने ये बात कही कि ये क्या हो रहा है, तब उसके बाद सिंधिया सभाओं में जाके बोलते थे छाती ठोके, ये महाराज का चुनाव है, गांव गांव में जाके कह दो ये सिंधिया हमारा चुनाव है, क्योंकि सिंधिया की अस्तित्व की बात थी। अब सिंधिया कुछ कर नहीं सकते, तो सिंधिया वहां चिल्ला रहे थे और ये भाषणों में बोल रहे थे ये शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ज्योतिराज सिंधिया का चुनाव है, ये बोलना पड़ा था मंचों से, कहा कि उनके अस्तित्व का सवाल था। तो ये कहीं ना कहीं ये नजर आया जनता के बीच में, हम नहीं बोल रहे, ये साफ तौर पर दिखा कि शिव ज्योति एक्सप्रेस में ज्योति गायब हो गई और अकेले शिव, क्योंकि पूरे सर्वे में ये बात बिल्कुल सही है, शिवराज का चेहरा मान्य किया गया, शिवराज के चेहरे को लोगों ने पसंद किया, और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इस बात पर कही अगर शिवराज को चेहरे को आगे रखेंगे निश्चित तौर पर फतेह होगी, अन्यथा सिंधिया का चेहरा आगे रहेगा तो ग्वालियर चंबल सुपड़ा साफ हो सकता है। तो उसी रणनीति के चलते मैं एक छोटा सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, और ज्योति हमें गायब दिखी। मेरा सवाल ये है सर, देखिए अब तक के जो एग्जिट पोल आए हैं या जो हम खुद आकलन लगा पाए हैं, हरीश जी बहुत बात की हमने ऑफ द कैमरा भी इसके बारे में, उसमें हमने जो पाया है, जो हमें लग रहा है वो ये कि बीजेपी की सरकार को बहुत बड़ा कोई नुकसान होगा या सरकार चली जाएगी, ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो नया खेमा जिसने कांग्रेस से आकर बीजेपी ज्वाइन की उसको झटका लग सकता है। तो इसका मतलब अभी जब कुछ देर पहले हम रायपुर में बात कर रहे थे तो मरवाही सीट पर जहां उपचुनाव है उस पर जीत या हार जोगी परिवार का आगे का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। क्या उसी लिहाज से ग्वालियर चंबल के नतीजे, खासतौर पर सिर्फ ग्वालियर और चंबल वाले नतीजे, क्या आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में सियासी कद तय करने वाले हैं? निश्चित तौर पे ये आपका सटीक सवाल है, और निश्चित तौर पे किसी का कुछ बिगड़ेगा तो ज्योतिराज सिंधिया का ही कद बढ़ेगा या कद कम होगा, पहला। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात है ग्वालियर, अभी मध्य प्रदेश का ट्रेंड रहा है कि 2013 में 13 मंत्री हारे थे, 18 में 10 मंत्री हारे थे, तो क्या 12 में से कितने मंत्री हारेंगे, ये सवाल खड़ा हुआ है और लोग ट्रेंड ढूंढ रहे हैं। अगर जो 12 के 12 मंत्री सिंधिया के मंत्री हैं, सिंधिया के 28 में से 22 लोग संसद में आए और पूरी ग्वालियर चंबल में ही बागी टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा है, तो सिंधिया के लिए चुनौती भरा है। साथ में आसिफ अकेला सिंधिया के साथ साथ देखेंगे तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ज्योति अलग किया गया, शिव एक्सप्रेस जोड़ी, वो बड़ा चेहरा है। बीडी शर्मा मुरैना के लोकल रहने वाले हैं, नरेंद्र सिंह तोमर चंबल के रहने वाले, यहां तक कि अंबा की सीट पर शिवराज सिंह जी ने एक सभा में साफ कहा, नरेंद्र सिंह तोमर नरेंद्र मोदी जी के पास बैठते हैं, साथ में रहते हैं, तो अंबा की सीट जिताना उनके लिए एक बड़ी बात है और अंबा की सीट जिताइए, इनका कद बढ़ेगा, नहीं तो इनकी बात खराब होगी, ये बात मन से कही गई। तो आप देखिए अकेला ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कमलनाथ को ही आगे रखा गया, कमलनाथ का ग्वालियर चंबल में इससे पहले कोई नहीं था, और कमलनाथ ने भाषणों में कहा कि जब तक सिंधिया थे मैं कभी ग्वालियर चंबल में नहीं आया, पहली बार मैंने उन पर छोड़ दिया था। भाषणों में अपने आप में सवाल है, ये सवाल आपके पास, यही सवाल राठौर साहब आपसे है। राठौर साहब, ग्वालियर चंबल में कई रोड शो किए, कई सभाएं की कमलनाथ ने, और उस दौरान उन्होंने ग्वालियर के लोगों को कहा कि अब आप चिंता मत करना, अब मैं देखूंगा ग्वालियर चंबल। तो इसका मतलब यह है कि सियासी मजबूरी या राजनीतिक मजबूरी के चक्कर में आज तक आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में आपने झांक कर नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि वहां विकास हुआ कि नहीं हुआ, आपने सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर छोड़ दिया, और जब आज सिंधिया नहीं है तो आपको ग्वालियर चंबल के लोगों की याद आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे जिले के लोग थे, जो हमारे एमएलए थे, हमारे मंत्री थे या और जो पदाधिकारी थे, उनके साथ भी संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी जब कमलनाथ जी थे तो उनका होता रहता था। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सिंधिया साहब कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और उनको तकलीफ होती थी अगर ग्वालियर चंबल में कोई बगैर उनके मर्जी के पहुंच जाए, कोई विकास की बात हो, ट्रांसफर की बात हो, कोई भी किसी तरीके की बात हो, मनोनयन की बात हो, तो उनके बगैर उनको तकलीफ होती थी। और उसकी वजह से ज़्यादातर हमारे नेता जो है वो ये मान के चलते थे कि ये बड़े नेता हैं तो ये जो जानकारी देंगे वो सही देंगे, तो उन्हें जवाबदारी ज़्यादा दी जाती थी, इस पर कोई दो राय नहीं। और कमलनाथ जी ने उनकी वजह से दौरे भी वहाँ के कम किए। लेकिन विकास की जहाँ बात आती थी, विकास का कोई काम रोकने का सवाल नहीं आता था। जो भी मुद्दे विकास के आते थे उनको पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने किया है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जो वहाँ के काम हुए हैं। मैंने खुद ही अपने विभाग के 2-4 काम उन्होंने बताए थे तो मैंने भी किए थे। खैर वो प्रसंग नहीं है, अभी बात चल रही है कि कौन कौन मंत्री है। नहीं, सिंधिया आपको ब्लैकमेल करते थे क्या? हारेगा, जब लिस्ट आपने बताई इतने जी, सिंधिया आपको ब्लैकमेल करते थे क्या? जी
नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं ब्लैकमेल करते थे, लेकिन जीतू उस वक्त पटवारी वो कह चुके हैं ये कांग्रेस बात, के तो बड़े मैं वही नेता पूछ रहा हूं थे, कि आप भी उस तो वक्त मंत्री थे। स्वाभाविक रूप से ग्वालियर नहीं, ब्लैकमेल की ब्लैकमेल की भाषा, मैं अपनी भाषा को हल्का नहीं करना चाहता ये कह के, लेकिन इसमें कोई दुख राय नहीं है। जो वो चाहते थे उनके हिसाब से वहां पर होता था, इसमें तो कोई दुख राय है नहीं। और सभी के यहाँ होता, हर विभाग में होता था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो भी विकास की उन्होंने बात बताई है, अक्षरशः उनकी बात पूरी होती थी। खैर, अब वो हमारे मैदान से बाहर हो गए हैं, वहाँ उनकी क्या स्थिति रहेगी क्या नहीं रहेगी ये तो अब उनका विषय हो गया, उस पर कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। लेकिन ये तय है कि जो है वो हार जीत कोई भी हो, सिंधिया जी तो कमजोर चंबल में हो रहे हैं, और इसके रिजल्ट आपको कल ही, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, रात भर का समय है, कल आपके सामने भी ये बात आ जाएगी। और शिव ज्योति अभी तो ठीक है, थोड़ी बहुत जितनी दिन चली है, आगे क्या होगा वो भविष्य बताएगा। लेकिन नुकसान मध्य प्रदेश का होना है। जिस तरीके से बगैर विचारधारा के लोगों को जोड़ने का काम हुआ, जो पार्टी अपने आप को चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी कहती थी, उसने सारे कानून नियम तोड़ के, सारी विचारधाराओं को खत्म करके केवल लालच और स्वार्थ के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में अपने समझौते किए। उसका दुष्परिणाम मध्य प्रदेश ने भोगा है। जो कोरोना आज हमारे यहाँ पे हजारों लोग मारे गए, जो मजदूर परेशान हुए, किसान परेशान हुए, आम आदमी परेशान हुआ, उसका बहुत बड़ा कारण था कि अनैतिक तरीके से उस सरकार को गिराया। आज भी मैं आपसे कहता हूं कि इनसे ये पूछो कि इनका मंत्री कौन है जो जीतने वाला है, जरा दो चार नाम तो बताएंगे, फला मंत्री जीतने वाला है। सर्वे आपके क्या दिखा रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा गहराई से नहीं जाना चाहता। नहीं, मैंने सर्वे को दिखाया नहीं सर, हम तो सीधा एग्जिट पोल पर बात करते हैं। एग्जिट पोल तो हमने दिखाया नहीं, हमारा कोई ऐसा एग्जिट पोल अभी तक नहीं आया है। और अगर किसी दर्शक के पास किसी भी मीडियम या किसी भी मीडिया के जरिए पहुंच रहा है, नहीं, मैं एक जनरल अपील कर रहा हूं राठौर साहब उस पर, कि अगर कोई आपको ये कहता है कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल है, मैं व्यक्तिगत आपके चैनल नहीं, मैं समझ गया आपकी बात राठौर साहब। मैं तो जनता से यही कह रहा हूं कि कई बार राठौर साहब बात तो सुनिए, यहां सर कई बार होता है कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, क्योंकि पूरे प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, मार्केट में आधा शेयर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिलता है। उसमें क्या होता है, कई बार सर हमारा लोगो लगाकर, हमारी जैसे पता लगा आप और मैं बात कर रहे हैं, पीछे ये जो ग्राफिक्स चल रहा है मेरे बगल में, इसको क्रॉप करके यहाँ कुछ डाल देंगे, खबर उसे वायरल कर देंगे कि बीजेपी जीत रही, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कहा, कांग्रेस कल सरकार बना रही, तो ये बड़ी फर्जी खबरें चल जाती हैं। तो उस पर दर्शक जरा इस बात को गौर करें। हमारी कोई ब्रांच नहीं है, यही हेड ऑफिस है, नक्कालों से सावधान रहें, एक ही बात कहते हैं। राठौर साहब मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। नहीं, मैं समझ गया राठौर साहब, मैंने उसे कोई अपने ऊपर नहीं लिया, उसे मैं एक बता रहा था सर कि हमने हाल के दिनों में क्या देखा है। मैं लौटता हूं उस पर। सिसोदिया साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, और सिसोदिया साहब मेरा आपसे एक सवाल, तब जबकि राठौर साहब पूछ रहे हैं कि 2-3 मंत्रियों के नाम बता दीजिए, सर मैं बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा, आप उसे किसी भी तरह से ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। प्रैक्टिकल सवाल मेरा ये है, आपको जीतने के लिए चाहिए विधायक 8, अब उसमें से 8 चाहे विधायक जीते, चाहे 8 मंत्री जीते, सरकार तो आपकी वैसे बच जाएगी। फिर उसके बाद दरअसल उन लोगों का नंबर आएगा जो सीनियर विधायक हैं, जो मंत्री रहे हैं। मैं सिर्फ आप पर इशारा नहीं कर रहा हूं यशपाल जी, आपकी चिंता तो है ही मुझे, बाकी सीनियर लोगों की चिंता है। जो सीनियर विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं 10 नवंबर का कि देखते हैं कौन कौन मंत्री हार रहा है, अपनी जगह बाद में बनेगी। और गलत क्या है इसमें? देखिए ऐसे भाई, एक तो मैं राठौर साहब ने जिस प्रकार से कहा है, और ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा या जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, देखिए कमलनाथ जी अगर पीसीसी अध्यक्ष नहीं होते, या कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के बाद सिर्फ एक सीनियर विधायक के रूप में, वरिष्ठ जन नेता के रूप में होते, तो मैं आंकलन कर रहा हूं कि 2 भूमिका अभी उनको मजबूर कर रही थी चुनाव में कैंपेनिंग करने को लेकर के। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में भी पहली बार गए, सिंधिया थे इस कारण से न जा पा रहे थे ना, ऐसा नहीं है आसिफ भाई। वे पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में चुनाव में कूदे हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री के पद से वो हट गए हैं। विकास की जहां तक बात है और भ्रमण की जहां तक बात है, उन्होंने यदि विकास किया है तो सिर्फ छिंदवाड़ा तक का किया है। उनका कार्यक्षेत्र यदि कहीं समेट करके रह गया था, रहता था या रहता है, वो सिर्फ छिंदवाड़ा तक है। 8-9 का सवाल नहीं है हमारे लिए। 28 के 28 ही वे चेहरे, वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आकर के और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व में, हमारा चुनाव आसिफ भाई व्यक्ति नहीं लड़ता है, संगठन लड़ता है और संगठन ही लड़वाता है। अगर मैं अभी आपके साथ संवाद कर रहा हूं तो एक महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की अभी मंदसौर शहर में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के लेकर के, जो काउंटिंग एजेंट, जो मतगणना अभिकर्ता हैं, वे एक रिसोर्ट में बैठ करके कल की संरचना, कल की व्यू रचना संगठन के नेतृत्व में कर रहा हूं।
इसलिए हमारे लिए कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा ये मंत्री नहीं, एक तो बनेगा, ये यशपाल जी, मंत्री जब भी हट आप ये जाएगा, ये रिसोर्ट मंत्री की बात हार करते हैं ना जाएगा, सर, तो मेरा नंबर लग जाएगा। मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। जी। आजकल रिसोर्ट बड़े बुक होते हैं सर, और शायद आने वाले दिनों में भी रिसोर्ट बुक ना होने लगे। रिसोर्ट से मेरा मतलब विधायकों वाला रिसोर्ट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम हो रहा है आसिफ भाई, जहां पर कल की मतगणना में हमारे कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहेगी। आसिफ भाई, हम इस बात को लेकर के नहीं चल रहे हैं कि 8 या 6 या 10 या 12 14 जो मंत्री अभी हैं और वो हार जाएंगे तो हमारा नंबर लग जाएगा। सारा के सारा तय हमारा संगठन करता है, उसमें कोई भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। इसलिए इस बात के हमको ज्ञान गणित में हम लोग नहीं लगे हुए हैं कि सिंधिया जी के खेमे के या कांग्रेस से जो लोग आए वो कितने हार जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि 28 में से 28 सीटें जीते और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व मिला है जनता को उसकी सेवा करने का, वो शिवराज जी के नेतृत्व में अभी तो सर ये प्रीक्वल था। चुनाव के नतीजे कल हैं, कुछ घंटों बाद है। मंगल को किसका मंगल होगा, किसका अमंगल होगा। सुबह 6 बजे से लगातार हम शुरू कर रहे हैं महाकवरेज, जो रात तक जारी रहेगी, विश्लेषण तक, यानी पहले रुझान से लेकर नतीजों से लेकर विश्लेषण तक हम इस पर बने रहेंगे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत धन्यवाद आपका और शुभकामनाएं सहित राठौर साहब आपको भी शुभकामनाएं हैं, सिसोदिया साहब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाकी हरीश जी और हम तो खैर सुबह लगी जाएंगे। हरीश जी बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम यहां चर्चा कर रहे थे, और यही अंतिम रात है, यही रात भारी है, सारी कहानी इसी रात की है। बस कल सुबह आपको अगर सबसे पहले और सटीक नतीजे और रुझान जानने हैं तो आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखना है हमेशा की तरह, और हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं कल आपके लिए। एक एक सीट पर कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे चल रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं, ये हारा तो कौन जीतेगा, वो जीता तो कौन हारेगा, और इसके साथ साथ अगर मंत्री हारा, जिस जिले से हारा, तो वहां किस जिले के पुराने बीजेपी कद्दावर नेताओं के मंत्री बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सिंधिया का कद, सिंधिया का राजनीतिक भविष्य, उस पर भी बात होगी। बीजेपी कांग्रेस की सरकार, और सबसे बड़ी बात ये, क्या ये खीर इतनी सीधी है कि आंकड़े आए, सरकार बन गई, ये विपक्ष में, वो सरकार में, बस खत्म? ऐसा लगता तो नहीं है। तो उन्हीं सब समीकरणों पर हम आपको बताएंगे, यानी कि नतीजों के साथ सारे समीकरण, सारा एनालिसिस।